नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 7। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त है सीधी बात का। सिलेंडर को लेकर सियासी कलेश है। अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इस पूरे मामले पर जमकर बोल रहे हैं। आज बात उस आग की जिसकी लपटें मिडिल ईस्ट में उठी है, लेकिन तपिश भारत की रसोई तक। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध है, तो क्या भारत में महंगाई का महायुद्ध होने वाला है? और इसी का वो शंखनाद जो आप लंबी कतारें देखते हैं। जब अरब के रेगिस्तान में जंग की आवाज सुनाई देती है तो सबसे पहले गरीब की थाली का स्वाद खराब हो जाता है। कच्चा तेल $100 के पार पहुंचने को बेताब है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह विकास के चक्के को जाम कर देगा या फिर सरकार की कोई नई प्लानिंग है? और या ये माना जाए कि लंबी कतारों को देखकर आप ये समझे कि सरकार की तमाम प्लानिंग धरातल पर नाकाम है। एक तरफ एलपीजी का गहराता संकट, तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या वाकई किल्लत है या सिर्फ सियासी दहशत या सिर्फ आर्टिफिशियल दहशत। उज्ज्वला की खाली टंकी आज उस विदेशी मार की गवाह बन रही है जिसने गरीब के चूल्हे को ठंडा कर दिया है। हमें उस दौर में लौटा दिया है जब आंखों में धुएं चुभने लगते थे। डॉलर की तेज रफ्तार के सामने क्या सरकार रुपए की साख बचा पाएगी? और इन सब के बीच सदन का वो शोर शराबा, क्या ये जनता के दर्द की आवाज है या सिर्फ सियासी रोटी सेकने का एक मात्र जरिया? आपदा में अवसर तलाश रहा है क्या विपक्ष? क्या आने वाले दिन और भी क्रूशियल होने वाले हैं? ये तमाम सवाल, और आज इन्हीं सुलगते सवालों पर होगी महाबहस। लेकिन उससे पहले आपको कुछ राजनीतिक बयान सुनवाते हैं। To allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to subsectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So, in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। अगर वैश्विक संकट है, ऐसे समय देश का माहौल खराब करने की कोशिश करना, अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, चाहे ऊर्जा की चुनौती हो और चाहे किसी सेक्टर की चुनौती हो, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अग्रसर होना है। देश के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि इस समय कोई भी ऊर्जा संकट नहीं है, न तेल का संकट है, न गैस का संकट है। लेकिन बयानों के आधार पर स्थिति को पैनिक बनाने का काम श्री राहुल गांधी हो, श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, चाहे श्री अखिलेश यादव हो, ये सभी लोग कर रहे हैं। अगर कोई सबसे बड़ा अफवाहजीवी है तो वो सरकार है। अफवाहजीवी अगर कोई है तो वो सरकार है। और सरकार को अगर स्वीकार कर ले कि हाँ किल्लत है, तो जनता भी सहयोग करेगी। जहाँ सरकार ये कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, गैस पर्याप्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि लापता हो गई है गैस, लापता गैस, और सिलेंडर की लाइन हर शहर में है। और अफवाह तो सरकार ने फैलाई जब ये पाबंदी लगाई कि हम इतने दिन बाद ही सिलेंडर भर पाएंगे। देखिए, मुझे इसका यथार्थ के बारे में क्या कहूं। जनता जानती है कितने आसान है या कितना कठिन है एलपीजी खरीदने के लिए। हम तो सुन रहे हैं हर जगह से कि लंबे लाइन है सिलेंडर के लिए, कि दाम भी बढ़ गया 60 रुपया। देखिए, बात यह है कि जो हमारे लोग महसूस कर रहे हैं उनको ही बोलना, हमें बोलने या किसी और का जवाब देने में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अंत में जो लोग के अनुभव है उनको ही जानते। हम चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए ये युद्ध। प्रधानमंत्री देर से जाग रहे हैं, सो रहे थे अब तक। बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन आप लोग लगातार थोड़ा सो रहे थे।
जब समय के ऊपर बात करनी चाहिए। जिस समय उनके सर्वोच्च नेता की मौत हुई थी, उनके साथ उस समय भी बात करनी चाहिए थी। उस समय कहाँ सो रहे थे? महाबहस की करेंगे शुरुआत। आपका परिचय करवाएंगे हमारे तमाम विशेष मेहमानों से, लेकिन उससे पहले सीधी बात पे सुलगते सवाल आप समझ लीजिए। उन तमाम सवालों का जवाब आज पूछेंगे इस महाबहस में। क्या मिडिल ईस्ट की जंग भारत में महंगाई का एक नया तूफान माना जाए? क्या सरकार विदेशी संकट का बहाना बनाकर विफलता छिपा रही है? क्या विपक्ष का हंगामा जनता का दर्द है या सिर्फ और सिर्फ चुनावी ड्रामा? क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब पूरी तरह ग्लोबल वॉर पर निर्भर है? क्या विपक्ष मात्र हंगामा कर रहा है, आपदा में अवसर तलाश कर रहा है? इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह ग्लोबल वॉर पर निर्भर है? हम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। क्या हम उस पोजीशन पे भी नहीं कि हम एक हफ्ते के युद्ध के बाद इस तरीके की स्थिति को फिर से फेस कर पाए? क्या वित्त मंत्री का एकजुटता वाला भरोसा जनता की जेब भर पाएगा? क्या एलपीजी की किल्लत असली संकट है या ये महज आर्टिफिशियल डर, एक पैनिक बटन जिसका इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं? क्या सरकार के पास युद्ध से निपटने का कोई ठोस आर्थिक प्लान है? अगर ये युद्ध लंबा चला तो कंडीशन क्या और भी क्रूशियल हो जाएगी? सीधी बात में इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं, उसके बाद महाबहस की करेंगे शुरुआत। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। तपोष पाल हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राम पांडे हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। वेद प्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीए अभिषेक जैन है, अर्थशास्त्री है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं तपोष पाल जी, क्योंकि स्थिति इतनी क्रूशियल हो चुकी है, लंबी कतारें हैं, लोग परेशान हैं, सुबह से लेकर रात कब हो जा रही है, लंबी लंबी लाइनों में किसी को पता नहीं चल पा रहा। सवाल एक ही है और मुझे लगता है सब यही जानना चाहेंगे कि क्या सच में गैस संकट है? अगर आप कहेंगे नहीं तो ये लंबी कतारें क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि इस तरीके से कोई भी अनिश्चितता या गैस को लेके या तेल को लेके जिस तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं वो बिल्कुल से गलत है। और इसमें कहीं से भी, और हरदीप सिंह पुरी जी ने भी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर ये कहा है कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। यानी ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार की बहुस्रोत रणनीति बनाई हुई है, जो कि मोदी सरकार की एक ऊर्जा कूटनीति में एक दशक में इस तरीके की सफलता को दिखाता है। और हम कहीं से भी किसी भी क्राइसिस में नहीं हैं। जो लोग पाकिस्तान का वीडियो निकाल के, वो हिंदी में बोलते हैं और कुछ पंजाबी एक्सेंट में भी बोलते हैं, तो वो पाकिस्तान का वीडियो निकाल के उसको यहाँ पे चिपका के वो जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रेट भी गलत है जो उस वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं, वो लाइन भी गलत है जो कि उस वीडियोस में दिखाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें गलत है। वो पाकिस्तान का वीडियो लाके यहाँ मतलब जो लंबी लाइनें लगी है बाहर, चाहे आप लखनऊ में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ तपोष जी, वो मैं उसी में आ रहा हूँ। देखिए, जो लंबी लाइनें हैं और जो देखिए खपत को अचानक से बढ़ाया गया, लेकिन उसी समय जब खपत को देखिए इस तरीके की जब अफवाहें फैलती है ना, तो आपके पास मान लीजिए 5 सिलेंडर है, 2 भरे हैं और बाकी 2 पे आप काम कर रहे हैं, 1 खाली पड़ा हुआ। लेकिन आप जो है क्या होगा कि आपके दिमाग में ये आएगा इस तरीके की, अगर जैसे ही न्यूज आने लगेंगे भाई वो मिलता जुलता है, पेट्रोलियम के क्राइसिस बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जमाखोरी करना शुरू कर देंगे। लोगों की ये कॉमन टेंडेंसी भी बनती है कि भाई हम और भर के रख ले, पता नहीं क्या स्थिति हो बाद में। जबकि ऐसी स्थिति भारत में कहीं है ही नहीं। हरदीप सिंह पुरी जी ने भी जो कहा है कि एलपीजी की जो है लगभग 25 से 28% प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हम एलएनजी, एलपीजी ये जो कार्गो है वो अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, अल्जीरिया और रूस, उससे हम पूरी तरीके से मंगवा रहे हैं। हमारे पास कहीं से भी ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं, अभी आपने देखा होगा कि 5000 टन डीजल भारत जो है बांग्लादेश को भेजता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई संकट में फंसा हुआ जहां पे कि हमारे ईंधन की कमी है,
हम क्या दूसरे को भेजेंगे? या कोई भी व्यक्ति उसके खुद की अगर कमी हो तो वो क्या दूसरे को भेजेगा? अभी मालदीव से और श्रीलंका से भी ये रिक्वायरमेंट आया हुआ कि आप हमें कुछ दे दीजिए तो कुछ चल जाए। देखिए उनके यहाँ रिजर्व में बहुत रखने की चीजें नहीं है, वो उस तरीके से अपने आप को तो बनाए क्या नहीं है, वो मानूं तुरंत मैं, पैनिक में यहाँ पर कटौती की जा रही है। जो आप 21 दिन के बाद बुकिंग कर सकते थे, आप 25 दिन के बाद अब बुकिंग कर सकते हैं। गांव में तो आप टाइमलाइन और पीरियड को, ड्यूरेशन को और बढ़ा देते, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। 45 दिन में गाँव वाले यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। कटौती करके हम विदेश में भेज रहे हैं और डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक ये नेचर अपना दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो टाइमलाइन बढ़ाने वाली बात है उसमें वो तो नॉर्मल टाइमलाइन है। 15 से 21 दिनों की जो टाइमलाइन है वो तो नॉर्मल टाइमलाइन है। अगर कोई 21 भी से गैस आपने बुकिंग 25 दिन होता है, किया, ठीक है तपोश जी, 21 से 25 दिन। एक चीज और मैं बताऊं, लेकिन एक सवाल भी ले लीजिए ना, एक सवाल ले लीजिए, सुनिए तपोश जी। जी। हालत ये है कि कोई एक परिवार, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक परिवार जिसका सिलेंडर जिसे 1 महीना में 2 चाहिए, वो एक पर कैसे गुजारा करेगा? वो क्या करेगा? आप कह रहे हैं हम कटौती नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कटौती है तो वहां कहीं और विदेश में दे रहे हैं। तो हमारी जनता का क्या, भारतीयों का क्या, देशवासियों का क्या? तपोश जी देखिए साफ तौर पे ये कहा गया है कि पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। देश के करोड़ों परिवारों को जबरदस्ती जो है रसोई उनको प्रभावित किया जा रहा है। काला बाजारी, ये मैं प्रधानमंत्री जी के सेंटेंसेस दोहरा रहा हूँ, काला बाजारी करने वालों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने देखा है कि रमजान के महीने में अभी जो है पकड़े भी गए हैं कितने लोग, तो उन सब लोगों को जो है धरा भी जा रहा है। और जिस तरीके की चीजों को लेके आ रहे हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बंगाल में, इस तरीके से चीजों को तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि ऐसा दिखे कि मोदी सरकार और मोदी वो जो है फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। वेद जी तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के स्पोक पर्सन तपोश जी बता रहे थे कि एक पैनिक सिचुएशन है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश है कि केंद्र सरकार विफल है। वेद प्रकाश जी, कैसे देखा जाए इस पूरी स्थिति को? जी श्रुति जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं भाजपा प्रवक्ता को अभी सुन रहा था, इनसे पूछिए कि तमाम जिले के जिलाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर लोगों के बीच आकर संबोधन करना पड़ रहा है, तो आखिर हालात क्या है? ऐसी क्या मजबूरी और मतलब है जो उन्हें आकर लोगों के बीच आम आवाम को ये संबोधन करना पड़ रहा है, ये दिलासा देना पड़ रहा है कि किसी तरह की अफवाह और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और तो अगर कोई सवाल कर रहा है या सच को बता रहा है, अपनी जरूरतों को अगर कोई बता रहा है, तो अफवाह और पैनिक के आधार पे उन पे मुकदमे ला दिए जाएंगे। तो इस तरह का जो हिटलर शाही है बीजेपी का, जो अपना एक मतलब ये रहा है। अभी भाजपा प्रवक्ता ने बताया है कि अभी उनका वो हिंदू मुसलमान के बाद वो रमजान आ गया और अफवाह फैला दिया, तो पैनिक कर दिया। तो ये इनके जो अपने जो स्ट्रेटजी रहा है, सच को स्वीकारने के बजाय आज भी इनकी जो राजनीति की स्ट्रेटजी रही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, आप जो दृश्य आ रहे हैं तो पाकिस्तान के दृश्य हैं, पाकिस्तान का गैस का स्थिति देखिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैनिक होना है या अफवाह फैलाना है, हम लोग भी भारतवासी हैं, इसी देश के निवासी हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तविकता है उससे आप इधर नहीं, तो परेशानी क्या है? सरकार स्थिति स्पष्ट ना करे। वेद जी, मैं समझ नहीं पाई। वेद जी सुनिए ना, मैं समझ नहीं पाई परेशानी क्या है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट ना करे, क्या कंडीशन है? ना बोले, ना अपील करे कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दे, मुख्यमंत्री ना कहे, जिलाधिकारी ना कहे, सभी मौन रख ले और जो हो रहा है होने दे। वेद जी नहीं, ठीक है श्रुति जी, ठीक है, सरकारें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्थिति को पैनिक नहीं होना, अफवाहों से बचना। मैं खुद ये गुजारिश कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पैनिक नहीं होना, अफवाहों से बचना है और किसी तरह के हालात को बिगड़ने नहीं देना। लेकिन जो आम आदमी है श्रुति जी, जमीनी तौर पे आप आके देखिए, नंबरें नहीं लग रही हैं, गैसें नहीं मिल रही हैं, किल्लतें हैं। अगर काला बाजारी है तो यह किसकी जिम्मेवारी है? जिलाधिकारी की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, प्रदेश की मुखिया की जिम्मेवारी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी जो है तपोश जी सेकंड्स में आंसर करिएगा तमाम सवालों का कि ये जो किल्लत है या फिर पैनिक सिचुएशन है या फिर अफवाहों का बाजार गर्म है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जवाबदेही आपकी होगी। आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि अरे विपक्ष उसको भ्रामक जानकारियां फैला रहा है। ये तो फिर भाला टालने वाली बात हो गई कि आप अपनी ओपी दूसरे के सर पर रख रहे हैं। नहीं, एक बार अगर क्विकली आप अपने क्वेश्चन को दोहरा दें, मैं फोन पे था एक। तपोश जी,
वेद प्रकाश जी, जी जी। पूछ रहे हैं कि पहले से ही एक हफ्ते पहले से ही युद्ध वाली स्थिति है, उससे पहले से ही तनाव, सब सिचुएशन आपके सामने, अगर अफवाह या फिर भ्रामक जानकारियां फैल रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर अंकुश लगाई जाए? नहीं, Accountability किसकी तय होगी? भारत में अगर इस तरीके की चीजों को तैयार किया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है और यहाँ के सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है, तो वो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? आप बताइए, कहीं पे लाइन है, लेकिन समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता कंटिन्यूअसली ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमी हो गई और डीजल की कमी हो गई और उसके लिए लाइन लगे हुए हैं। आप ये बताइए, लाइबेरिया के झंडे वाला जो टैंकर है वो सुरक्षित रूप से भारत पहुंचा। यह टैंकर सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर चला था, 1,35,335 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर भारत आया है। मुंबई के माहौल स्थित रिफाइनरी तक उसको भेजा जाएगा। 29 क्रू मेंबर्स उसमें हैं। इसके अलावा बाकी जहां जो है वो भी पहुंच रहे हैं, वहां पे जो असुरक्षित लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। एक चीज और बता दूं, पूरे मिडिल ईस्ट में खाद्य सामग्रियों की दिक्कत है। आपको मैंने आपकी डिबेट में मैं पिछली बार था, 8 दिन का फल फूड और ताजे खाने जो है बचे हुए हैं। ईरान क्या खाएगा? ईरान क्या तेल पिएगा? ना तेल खाएगा वो, उसको खाना चाहिए ना। खाना कहां से जाएगा? उसी माध्यम से जाएगा जहां से ये आ रहा है। आपको अपनी देश की आवाम की फिक्र होना चाहिए। ईरान, पाकिस्तान, लेबनान, रमजान, इससे क्या लेना देना? नहीं, आपने प्रश्न पूछा ना, हैव पेशेंस टू लिसन इट। और उसके बाद यहां से जब खाना पहुंचाया जा रहा है, ईरान ने खुद फ्रेश खाने। अभिषेक जैन जी, मैं अब आपके पास आऊंगी तपोष जी, क्योंकि हमारे और भी पैनलिस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता है, ये सच है, युद्ध की स्थिति है, तनाव है, लेकिन एक बेहद अहम सवाल, सरकार के पास क्या कोई ऐसा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नहीं है? और क्या इसकी जरूरत नहीं है कि इस पूरी स्थिति को काबू में रखा जा सकता था? पैनिक जो सिचुएशन क्रिएट है, आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते थे, उसे पहले से ही कंट्रोल कर सकते थे। आऊंगी वेद जी, आऊंगी ना। अभिषेक जैन जी, अगर नहीं, एक सवाल है, काला बाजारी है तो उस पर लगाम कौन लगाएगा? मैं आऊंगी, मैंने इस सवाल भी पूछ लिया, रुक जाइए। हाँ जी, देखो, आज हम प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, आपका वाजिब सवाल भी है। होता क्या है कि ये हमेशा टैक्स के फॉर्म में आता है। आज जो एक्साइज चार्ज की जाती है, आज अपने जो ऑयल है, आप देखोगे वो अभी भी वेट के अंदर है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट है। जो हमारा पेट्रोल की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, आप देखिए, जब प्राइस बहुत ज्यादा भी थे और उसके बाद कम भी हुए, तो भी गवर्नमेंट ने अपना जो टैक्स है उसको वैसा का वैसा ही रखा। अब आप जो ये रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वहां आता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सिचुएशन के अंदर आती है, वो आती है कि हमें सप्लाई कैसे होगी और उसका तरीका क्या होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हम आते हैं। अभी मैं सुन भी रहा था, देखो है क्या, आज हम सब बैठे हैं। अगर मैं बीइंग अ इंडियन की बात करूं, भारतीय की बात करूं, तो हम सभी का कर्तव्य ये बनता है कि हम चीजों को समझें रादर देन उसको एस्केलेट कर दें। हम कह, आज मैं एग्जांपल लेता हूं, श्रुति जी आपसे पूछता हूं, आपको ये कह दिया जाए कि आज SBI बैंक है और कल अफवाह फैल जाए कि साहब उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं कहता हूं सुबह पहले सब के सब लोग वहां आपके न्यूज चैनल से अगर ये न्यूज आ जाए और वहां लाइन में होंगे, और 100% गारंटेड में हूं वो पूरी नहीं कर पाएगी। रीजन क्या होता है, एक सिस्टम होता है हर एक सिनेरियो का, कि भाई हमारे पास अगर 100 कस्टमर है तो एक साथ वो 50 नहीं, 100 के 100 नहीं आ सकते, तो वो सिस्टम बना हुआ होता है। आज हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर एक साथ 140 करोड़ परिवारों को जो पॉपुलेशन, उनमें जितने परिवार है एक साथ तो सिलेंडर लेंगे नहीं। पर हो क्या रहा है, जब पैनिक होता है तो पैनिक होता तो सबके सब एक साथ पहुंचते हैं और ये लाइनें दिखाई देती है। तो ये कारण देखो समझना सबको पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी पता है ये पैनिक सिचुएशन है। पर गवर्नमेंट अगर आज आके ये कहे कि साहब, लेकिन हमने इससे पहले भी पैनिक सिचुएशन देखा है ना अभिषेक जी, चाहे आप नोटबंदी के समय को याद कर लीजिए, कोविड में ऑक्सीजन के सिलेंडर को जो लेकर मारामारी थी उसको याद कर लीजिए, और अभी की स्थिति को देख लीजिए। हम सीख नहीं पा रहे, सबक नहीं ले पा रहे, इतिहास तो खुद को दोहरा रहा है। आपने कोविड की भी देखिए, शुरू के जो 10-12 दिन थे वहां सिचुएशन बड़ी पैनिक वाली थी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा पता नहीं क्या होगा, और उसके बाद आपका पीरियड देखो तो बड़े लोग आराम से जा रहे थे। रीजन क्या होता है, जब सिचुएशन क्रिएट होती है और पैनिक और अफवाहों का बाजार गर्म होता है, तब ये पैनिक, नो डाउट, देखो जब सप्लाई में डिस्ट्रप्शन होगा
जब कहीं ना कहीं ये अंतर, जहां हम 80% तक एलपीजी का हम 60-70% तक, आप बात करिए, हम इंपोर्ट करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है वर्ल्ड में, जो नियरली 85-90% इंपोर्ट करते हैं। और एलपीजी की बात करूं तो हम 55 से 60% इंपोर्ट करते हैं। तो आप समझिए हम डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं। तो वो वहां से आप हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, अगर वो सप्लाई चेन इंटरप्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं देखो सप्लाई कम होगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा, गवर्नमेंट माने या ना माने। परंतु सिचुएशन क्या है, अफवाहों से ये सिचुएशन और वर्सन हो जाती है। वहां हम चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें ध्यान रखना पड़े। बिल्कुल, आग तो लगी है, लेकिन आप पैनिक सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया, आप तो बस आप एक बटन दबाइए, आपके हाथ में फोन है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तमाम जानकारियां कुछ सच्ची होती है, कुछ बिल्कुल ही नहीं, कुछ गलत भ्रामक होती है, और ऐसे में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, वो भी बने हुए हैं। क्या विपक्ष आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है? डॉक्टर राम जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है आप पर कि ये तो आपदा आई है, तो आप चाह रहे हैं कि अपनी सियासी रोटी यहां पर सेक ले। तो आपदा आई है तो उसको क्लियर भी तो किया जा सकता है ना। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ले सकती है ना, अब तक नहीं लिए तो अब तो ले सकती हैं, कह सकती हैं कि ये आपदा है और अभी गैस की, डीजल की, पेट्रोल की जो कमियां हैं आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, 2 सिलेंडर की जगह 1 सिलेंडर से काम चलाइए। ये तो किया नहीं, और बीजेपी ने अफवाह फैला दी। सबसे बड़ी अफवाह मालूम है कहां से फैली है कि 60 रुपए इन्होंने सिलेंडर पर बढ़ा दिए। जैसे ही बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 60 रुपए बढ़ाए, जनता के दिमाग पे चला गया कि अब ये सिलेंडर की शॉर्टेज आने वाली है। फिर दूसरी अफवाह बीजेपी ने फैलाई कि 25 दिन तक दूसरा सिलेंडर, तो जनता के दिमाग में फिर बात बैठ गई कि 25 दिन तक दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब जिसके घर में 25 दिन में 2 सिलेंडर लग रहे हैं या 3 सिलेंडर लग रहे हैं, और आपने कह दिया कि 25 दिन में कोई दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो ये दूसरी अफवाह किसने फैलाई? नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने, हरदीप पुरी ने। फिर तीसरी अफवाह इन्होंने फैलाई, एस्मा लागू कर दिया गया है देश में। एस्मा तब लागू किया जाता है जब शॉर्टेज होती है कमोडिटीज की। तो ये तीनों अफवाह फैलाने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। फिर चौथी अफवाह नहीं है, जो सच्चाई है कि ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए, तो हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया। फिर ट्रंप ने कहा कि अभी युद्ध चल रहा है, मैं आपको 1 महीने की छूट देता हूं, आप रूस से तेल ले लीजिए। तो फिर हम ट्रंप के कहने पर रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। फिर ट्रंप ने कहा मैं आप पर नजर रख रहा हूं, आपने अभी तक अच्छा काम किया है, मेरी बात को छोटे बच्चे की तरह माना है। आम जनता का यह सवाल है कि आखिरकार वो सहूलियत के साथ हमारे रसोई घर में सिलेंडर कैसे पहुंचेगा? कम दाम में जो रियायतें मिल रही थी वो क्या फिर से वापस, अगर वापस लौटेगी तो कब तक? समय सीमा क्या है? युद्ध सरहद के पार है, लेकिन आग घरों के रसोई गैस में लगी है, आपकी जेब पर है। एक बार फिर से परिचय करवा देती हूं, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान हैं। तपोष पाल है, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राम पांडे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। वेद प्रकाश है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीए अभिषेक जैन है, अर्थशास्त्री हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं क्योंकि देखिए राम पांडे जी बोल रहे थे अफवाहों को लेकर ही, और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था तपोष पाल जी कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। राम पांडे जी कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो तमाम जानकारियां साझा की गई, उसी से पैनिकनेस क्रिएट हुई, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, और यही है अफवाह, यही है भ्रामक जानकारी। आप एक तरफ कहते हैं किल्लत नहीं है, दूसरी तरफ दाम में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तीसरी तरफ आप ये करते हैं कि जो ड्यूरेशन था उसमें भी आप बढ़ोतरी करते हैं, 21 से 25, गांव में, ग्रामीण इलाकों में आप 40 से 45 कर देते हैं। तपोष जी, देखिए मैं कुछ चीजें बता दूं। अभी यहाँ पे ये कहा गया कि एजमा लागू कर दिया गया, आधिकारिक आपातकाल घोषित कर दिया गया, राशन या वस्तु नियंत्रण के कानूनों को लागू कर दिया गया, ऐसी स्थिति दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे भारत इमरजेंसी से के उसमें जा रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि कमोडिटीज को नियंत्रण में रखता है।
और ये करता क्या है, स्टॉक लिमिट, मूल्य नियंत्रण और जमाखोरी के जो छापेमारी है उस पे काम करती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है इस पे अतिरिक्त आपूर्ति करा सके, इस पे काम करती है। अब अभी की स्थिति, वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो भारत में कमोडिटीज की सामान्य आपूर्ति जारी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और खाद्यान्न पर कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई राशनिंग लागू नहीं है। सरकार केवल निगरानी और बाजार स्थिर बनाए रखने के उपाय कर रही है, दैट्स इट। अभी भारत में कोई कमोडिटी इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन अभी अभी आपने देखा किस तरीके से शब्दों के माध्यम से इस देश में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर अभी मैं बता रहा हूं, हमारे घर में गेल का पाइपलाइन से गैस आता है, कहीं पर भी गेल के पाइपलाइन से कहीं कोई अवरोध हुआ हो तो बताइए। अभी शायद ये सुनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता चले जाएं कहीं पाइपलाइन तोड़ दे, वो अलग विषय है, लेकिन कहीं पर भी अगर इस तरीके की कोई चीजें होती तो अवरोध नहीं हो रहा है। कहां पे हो रहा है? सिलेंडर में हो रहा है। सिलेंडर में ये जमाखोरी कर सकते हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे पहले ये प्याज के दाम बढ़ाते थे, शरद पवार बढ़ाता था कि नहीं? सब सारे मंत्रालय को छोड़ के वो किसी मंत्री बनता था, क्यों? यही काम करने के लिए, उसका धंधा ही यही था। तो शरद पवार प्याज के दाम बढ़ाता था, यही करता था, जमाखोरी करता था। कांग्रेसियों की फितरत है ये इसी धंधे के लिए जाने जाते हैं। ये देश को लूटना इनकी जो है एकदम फेवरेट। डॉक्टर राम पांडे जी, तो आज भी वो जो है इस तरीके की आप ऐसा तब लागू किया जाता है, मुझे लगता है आपको जानकारी होगी, लेकिन अभी तपोष पाल जी ने क्लियरिटी के साथ आपको समझा भी दिया होगा क्यों एस्मा लागू किया गया। आप जो कालाबाजारी, ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक इंसान जो कि अमीर है वो बहुत सारा सिलेंडर अपने घर में रख ले और दूसरा एक को किसी को मिले ही नहीं। हाँ, तो यही तो मैंने कहा था, इसी बात को मैं कह रहा हूँ, इसी बात को तपोष पाल जी ने कहा, इसी बात को आप कर रहे हैं, तो हम तीनों तो सहमत है ना कि एस्मा लागू है और जो कालाबाजारी है। सहमत है तो सदन में बोल क्यों नहीं रहा है राहुल गांधी? जब मौका दिया जाता है राम पांडे जी, तो एफसीएन फाइल्स क्यों दिखाने लगते हैं? यही बात आप कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा ना, आप बताइए, घिनौने बलात्कारी का जिसने साथ दिया हरदीप पुरी, वो पेट्रोल मंत्री है, तो वो तो ट्रम्प के कहने से काम करेगा ना। अब बताइए, ट्रम्प कहेगा नहीं देना पेट्रोल, यहाँ से नहीं लेना है भाई। एक बलात्कारी के दोस्त को आपने, हरदीप पुरी को, एपसीन में जिसका नाम है, जो हरदीप पुरी कह रहा है मेरा नाम है, जो हरदीप पुरी कह रहा है कि एपसीन मेरा दोस्त है, वो हरदीप पुरी गैस मंत्रालय का मंत्री है, वो हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री है, वो बलात्कारी का दोस्त है, एपसीन का दोस्त है पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी एपसीन का दोस्त है। अब वो कैसे हमारी देश की जनता के साथ न्याय कर सकता है? कुछ है आपके पास एपस्टीन फाइल का? कोई क्लिप है आपके पास? हरदीप पुरी ने कहा है कि मेरा कोई प्रमाण है आपके पास? कुछ नहीं है इनके। हरदीप पुरी ने कहा है कि मेरा दोस्त है। संसद में ऐसे किताब जो छपी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप पुरी ने कहा है कि बलात्कारी मेरा दोस्त है, कि हमने ऐसी कोई किताब मेरा दोस्त है। एपसीन का डर है कि हमें ट्रंप के सामने झुकना पड़ रहा है। ट्रंप हमें एपसीन के कारण डरा रहा है। ट्रंप नरेंद्र मोदी को डरा रहा है एपसीन का नाम लेकर। चाहते हैं कि देश ट्रंप नरेंद्र मोदी को डरा रहा है आपके समय में 10वें स्थान पे था, ट्रंप एपसीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। आपने ठीक है, एपसीन के कारण नरेंद्र मोदी को झुका रहा है। तपोष जी, राम पांडे मोदी की हिम्मत राम पांडे जी, था उस समय। ट्रंप के कारण नरेंद्र मोदी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। केवल एपसीन का कांग्रेस के जितने सारे के सारे स्टोर हैं। राम पांडे, डॉक्टर राम पांडे जी, आप बहुत अनुभवी हैं, मुझे लगता है कि आपकी तार्किक शक्ति भी अच्छी है, पीपीआई नहीं करी। राम पांडे जी, तपोष पाल जी, तपोष पाल जी, तपोष पाल जी, आवाज डाउन करिए, दोनों की आवाज दोनों ही डाउन करिए, दोनों की। डॉक्टर राम पांडे जी की भी आवाज नीचे करिए, सुनिए ना राम पांडे जी सुनिए। एक तरफा चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तपोष पाल जी बोलिए, या फिर डॉक्टर राम पांडे जी आप भी सुनिए, आप भी बोलिए। सीढ़ियों के बाहर, सदन के बाहर, मकर द्वार के पास अल्लाह बोल करिए, प्रदर्शन करिए, उससे समस्याओं का हल नहीं होगा। समस्याओं का समाधान तब होता है जब आप चर्चा करेंगे। सदन में आप इसलिए गए ताकि आप चर्चा कर सके। अगर आपको लगता है ये बहुत क्रूशियल टाइम है, तो मुझे लगता है राम पांडे जी, जो कांग्रेस पार्टी में तमाम दिग्गज बैठे हैं,
सभी बेहद परिपक्व हैं, बातचीत करनी चाहिए थी। आप एब्सटेंट फाइल के लिए तो बात करने गए नहीं थे। काम करते हो मैडम, चर्चा तो कभी आप कराते ही नहीं हो ना। हाँ। आपका काम ही है लड़ाना, आपकी इच्छा थी। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बीच में ही टोका है। राम पांडे जी सुनिए ना, सुनिए, मैं क्यों चाहूंगी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहस करें। आपने लड़ाया मैडम, हम दोनों नहीं लड़ना। राम पांडे जी विडंबना है, कुछ भी करिए, ये बॉल तो हमारे पाले में लाएंगे आप। अब मैं किसके पाले में दूं फिर, बताइए। एक एक करके बात करिए, सुन रही। बीजेपी कांग्रेस टीवी पर नहीं लड़ना चाहती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मत बहस करिए, मत उलझिए, एक एक करके सवाल का जवाब दीजिए बहुत शांति से। जी, ये कई बात मैडम आपने, जी, हाँ, एक एक करके होना चाहिए। हाँ, तो एक एक करके बोलिए ना। मैडम मैं बोलता हूँ, हाँ, जी, मैं मैडम बोल रहा हूँ। सदन में क्यों रखा गया? अब तो सदन में जाना चाहते थे तभी आप सांसद बने, वोट। अरे सदन में मैडम नरेंद्र मोदी को बात बतानी है, वो तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं। अब बताइए, गैस की समस्या है, वो केरल में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ डीजल पेट्रोल की समस्या है, वो असम में प्रचार कर रहे हैं। गेल में गैस नहीं है, हमारे जितने यूरिया प्लांट है वो ध्वस्त हो गए। किसने कहा गेल में गैस नहीं है? मैं कह रहा हूँ गेल में गैस की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। जो सप्लाई करती है वो यूरिया प्लांट में भी सप्लाई करती है। मैं इंजीनियर था क्रिप्को में, मेरे प्लांट में गेल से गैस आती थी, वो मीथेन होता था, हाइड्रोजन निकलती थी, उससे अमोनिया बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के उससे यूरिया बनता था। अब उसकी सप्लाई जितने भी यूरिया प्लांट में कम हो गई है। और उससे जो है इनका दिमाग खराब होता था। राजीव गांधी ने बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया, ओएनजीसी नेहरू जी ने बनाया। आपने क्या किया 2014 के बाद? आपने एक बेसिन की खोज नहीं की मैडम, फिर आपने लड़ाने का काम शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता की आवाज बंद कीजिए मैडम, आपके मनोकामना पूरी कर रही है। वो आपको वही बात याद दिलाएंगे, ठीक है? अगर आप 2014 से पहले आवाज बंद कीजिए ना। तपोष पाल जी रुक जाइए ना, मैं आपके पास आऊंगी ना। देखिए हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, सुनिए। तपोष जी दर्शक सुनना चाहती है, उन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहती है। आप लोग एक दूसरे से बहस में उलझेंगे ना, ये सदन तो है नहीं। आप अपनी बारी से स्पोक पर्सन है, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी तो गरिमा रखिए। तपोष जी माफ करेगा, राम पांडे जी आप बोल रहे थे 2014 के बाद ऐसे हालात हो गए। साल 2013 मुझे लगता है आपको याद होगा, वीरप्पा मोइली का वो बयान भी याद होगा जो बीजेपी काउंटर कर रही है, कि वो कह रहे थे ईरान में जब 26% की कटौती हो गई, हालांकि ये कहा गया कि 20% की कटौती हुई है। मोइली जी कहते हैं कि 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। 400 रुपए की सब्सिडी देते थे, तब 400 का सिलेंडर पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए 8 बजे के बाद। इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है। इन्होंने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे, कहाँ मिल रहा है 500 का सिलेंडर? 8 बजे के बाद मोइली जी का ये बयान है। वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री थे तत्कालीन। सुनिए ना, आप तो सुनना मुझे भी नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी ने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे। कितना झूठा आदमी है ये राम पांडे जी, आप तो समझ ही नहीं रहे। सरकार तो ये कह रही है ना किल्लत नहीं जाती है, ये बताइए ना। सरकार तो ये कह रही है कि पैनिक जो सिचुएशन है वो विपक्षी पार्टियां क्रिएट कर रही है। इनको ये तो पूछिए, ठीक है, क्यों सब्सिडी दी जाती है? आप दोनों ही बहस में नहीं उलझिए। वेद प्रकाश जी, सब्सिडी है जी, जो अर्थशास्त्री पत्रकार पूछेंगे तो बता दूंगा। मूर्खों को समझाने का मेरा काम नहीं है। मूर्ख हो इसीलिए नहीं समझा पा रहे हो ना, ये बोलो। क्या वेद प्रकाश जी लाइनअप है हमारे? हाँ मैडम, नाली से कैसे बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, नाली से कैसे बन जाएगी? अरे नाली से गैस बन सकती है मैडम, नाली से गैस बन सकती है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मिल गया मैडम, फॉर्मूला मिल गया नाली से गैस बनाने का, और कोई काम नहीं मिल गया नाली से गैस। चलिए ठीक है, दोनों की आवाज डाउन करिए। तपोष पाल जी, राम पांडे जी, राम पांडे जी, तपोष पाल जी, ठीक है, मैं समझ गई। अभिषेक जैन जी, क्या हम अत्यधिक किसी पर डिपेंड हो चुके हैं? आप इससे पहले भी कह रहे थे 60% हम तो इंपोर्ट ही करते हैं, 40% लगभग हम अपने देश में ही उत्पादित कर रहे हैं। बहुत डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से बार बार इस तरीके की स्थिति पनपने लगती है। हम इसका अल्टरनेट ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अभिषेक जी जी देखो, ये कई सालों से जो हम इस डिपेंडेंसी में हैं, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हर चीज एक अपना ऑयल है। आज हम बात करते हैं गैस है, तो हम सोलर पे, आप देखो सोलर का, मैं फिर कह रहा हूँ मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, सोलर है, सोलर पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद कई कंपनियों से मिला हूँ। आप देखिए, आप
ईवी वाले व्हीकल पिछले 3 साल में कितने हैं? तो इन सब चीजों को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम माइग्रेट हो रहे हैं। डीजल की कारें कितनी थी, क्या आप बता सकते हैं हम डीजल की कारें बनती भी है क्या? बात ये नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बात ये है कि जो सिचुएशन है उसके समाधान अगर हम निकालें तो मिलना तो सबको एक साथ पड़ेगा। बात हम एपिस्टीन की करें या किसी की भी करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मेरी बात जस्टिफाइड करनी है, मैं कर दूंगा किसी भी तरीके से। बात यह है कि अगर पैनिक होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? अगर मेरे पास वाला घर जलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? तो हम डिपेंडेंसी की जो आप बात कर रहे हो, डिपेंडेंसी हमारी है, नो डाउट। आज भी जो डेटा है, आज भी जो स्टेटिस्टिक्स है, हम 80% और 50-60% एलपीजी को इंपोर्ट करते हैं, पर उसका सॉल्यूशन हम कर भी रहे हैं। और हो सकता है और अच्छे सुझाव कांग्रेस के पास भी हो कि वो लेके आए तो और सुझाव कहीं ना कहीं हम बीजेपी एक्सेप्ट करे। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम कहीं ना कहीं वो ब्लॉक रोड क्लियर नहीं कर पा रहे। आज जैसे कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारा जो विमान, वो जो पोत निकला, जो हमारा जहाज निकला लेकर, तो कहीं ना कहीं देखो चीजें स्ट्रीमलाइन होनी है। अब आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो? बिकॉज ऑफ द ड्यूटी, बिकॉज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी, दैट मैटर्स। अदरवाइज क्या है, सिचुएशन पैनिक है, नो डाउट। गवर्नमेंट अगर खुल के बोलेगी कि भैया पैनिक है, तो आप समझिए श्रुति जी क्या हालत होगी, आप भी समझ सकते हैं। अगर आज बैंक आके आप खुद को बोले कि भाई साहब मेरे पास शॉर्टेज है कैश की, पर इसके लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, तपोज जी ने जो कहा है, मैं एग्री करता हूं कि भैया आज कल अगर एक ही बंदा, कल न्यूज में भी मैं देख रहा था कि एक बंदे के पास 25 सिलेंडर उसने स्टॉक में ले लिए, तो भैया इसको रोकने के लिए आपको उपाय तो करने पड़ेंगे ना। अगर आप खुला छोड़ दोगे, आप खोल दोगे जी कुछ नहीं करना, तो भाई साहब ये सिचुएशन हैंडल कैसे होगी? हम एक्शन ले रहे हैं इस पर्टिकुलर जो हम बोलते हैं डिजास्टर, जो हम कह सकते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में कहो, परंतु इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें उपाय लाने पड़ेंगे। जो शॉर्टेज है, नो डाउट अभी भी शॉर्टेज है, हम अभी भी डिपेंडेंसी रखते हैं, परंतु उसके कदम सरकार उठा रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो भी इस पे काम करेगी, तभी ये जाके सब चीजें स्ट्रीमलाइन होगी। आज सेमीकंडक्टर है, आज आप किसी की भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट होंगे, पर उसके लिए आपको विजन देखना पड़ेगा। आज हम 5 साल में ये कहें जी कि मैं पूरा का पूरा इंपोर्ट दिल्ली के आसपास एक कुआं मिला खोद के निकाल लूंगा और डिपेंडेंट हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अल्टरनेट एनर्जी के ढूंढने पड़ेंगे, आपको सोलर ढूंढने पड़ेंगे, आपको ईवी ढूंढने पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ढूंढने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं, बट स्टिल हो सकता है और एग्रेसिवली हमें करना पड़े। दैट मैटर्स एंड द कंसर्न ऑफ द एंटायर, मैं कहता हूं फिर एंटायर, आप सुनना, नॉट गवर्नमेंट, जितने भी एमपी एमएलए हैं उन सब की ड्यूटी है, चाहे आप गवर्नमेंट साइड से हो चाहे विपक्ष साइड से हो। अगर ये देश की बात आती है तो, अगर देश की बात आप देश के साथ नहीं है, केवल हमें अफवाहें फैलानी है, तो देखो ये आपका पर्टिकुलर पार्टी एजेंडा है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ऐसे में पैनिक सिचुएशन हो या फिर आप अल्टरनेट ऑप्शन की बात करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश होगी, आप एकाएक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेद प्रकाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए सब्सिडी की बात की जा रही थी, पैनिक सिचुएशन की बात की जा रही थी, दोनों ही पार्टी अपने एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही है कि नहीं, इस सिचुएशन की जो मेन रूट है आप उसे भारतीय जनता पार्टी को मानिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस को मानिए, किसे माना जाए? देखिए, और मैं अब समाधान की बात करूं, सॉल्यूशन क्या है? विपक्ष को अभी किस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए? क्या सरकार जो अपील कर रही है, सरकार जो अभी वर्तमान में जो काम कर रही है वो गलत? यही एक मास सिचुएशन है कि आप अपील करें, कालाबाजारी को रोके? हाँ वेद प्रकाश जी। श्रुति जी, ये जो डिबेट का जो विषय है, ये नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक प्लेटफॉर्म है अपनी अपनी राजनीति चमकाने का। ये जो आपका जो डिबेट का टाइम है, ये मुद्दा ये है कि हमारी विदेश नीति को लेकर हम ये मेरा ये कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय हमारे इजराइल से कैसे संबंध थे। आज ये पूरे वैश्विक स्तर पे जो ये जंग चल रहा है, अमेरिका की दादागिरी आपने देखा होगा कि 100 से अधिक देशों पे अमेरिका ने जिस प्रकार हमले किए हैं, आपने एक वो दौर भी देखा होगा जब इराक पर इसी तेल को लेकर किस कदर इराक के साथ जो कैसी जंग लड़ी थी अमेरिका ने। आज आप देखिए तो अमेरिका ने ये अब भूल वेनेजुएला जैसा ईरान को मान बैठे। आज आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे देखिए जो विदेश नीति हमारी है, तो सवाल, मेरा संजीदा सवाल एक पत्रकार के तौर पे मैं ये समझ रहा हूं
कि हमारे देश में पैनिक है या हमको गैस की किल्लत को लेकर मसला वो नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि हमारी विदेश नीति को लेकर जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो, हम एक तरफ कहते हैं कि मैं विश्व गुरु बन चुका हूं, एक तरफ ट्रंप हमें 30 दिनों की अनुमति देता है कि हम किससे तेल कितने दिनों तक लेंगे, ये ट्रंप तय करने वाले होते कौन है। एक तरफ आप देखेंगे कि अभी इस तेल की लड़ाई में ट्रंप और नेतन्याहू बैक फुट पे जाते दिख रहे हैं। अब उनकी सांसें इस तरह थम रही है कि लग रहा है कि किस तरह से युद्ध से पल्ला झाड़ के ट्रंप कैसे निकले। लेकिन नए जो ईरान के जो नए नेता अभी मुजत्तबा जो अभी नियुक्त किए गए हैं, तो वो अपने युद्ध में जो उनके नुकसान हुए हैं, तो मैं नहीं लगता हूं कि उस चीज पर को तैयार अभी फिलहाल हो पाएंगे। तो ये हो सकता है कि ये लड़ाई लंबी चली। पैनिक नहीं होना है, भाव से बचना है। कौन अफवाह फैला रहा है, कौन पैनिक हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। ये साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस लड़ाई में भारत का तेल क्यों निकाला जा रहा है? हमारी विदेश नीति पे सवाल निश्चित तौर पे मुझे अपनी विदेश नीति में कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही है कि आप इजराइल, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमारी विदेश नीति को देखिए। भारतीय रुपया कमजोर हुआ, डॉलर से कंपेयर करें तपोश पाल जी, लेकिन विदेश नीति भी क्या हमारी कमजोर हो गई है? अमेरिका ये फैसला ले रहा है कि आप इस विषम परिस्थिति में आप क्या अपनाएंगे, आपका अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा, उसके लिए आपको इजाजत दी जाती है, अनुमति दी जाती है कि ठीक है आप रूस से 30 दिन तक तेल ले लीजिए, 31वें दिन आप नहीं लेंगे तेल वहां से। तपोश पाल जी, क्या विदेश नीति भी कमजोर है हमारी? क्विकली जवाब दीजिएगा। हाँ, किसे कहते हैं? देखिए, आपदा में अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रमुख कंपनियां हैं अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट, उनके डेटा सेंटरों पे अटैक हुआ, वहां पर जो बेसिक यूपीआई है और उन सब चीजों पे जो है वो चीजें बंद हुई। यहाँ के डेटा सेंटर पे डिपेंडेंसी बढ़ी और उसके बाद तुरंत मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोची में 270 अरब डॉलर का निवेश ये मंजूर किया गया। भारत डेटा सेंटर में लगभग 270 अरब डॉलर का तुरंत अभी उन्होंने प्रस्तावित किया है। और उन्होंने किससे करार किया? रिलायंस ग्रुप से, अदानी ग्रुप से, टाटा ग्रुप से और लार्सन एंड से उन्होंने करार किया। 1.4 गीगावाट से बढ़कर 10 गीगावाट तक हमारा डेटा सेंटर जा रहा है, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को सपोर्ट देगा। इससे पहले दुबई और अबू धाबी में उनके डेटा सेंटर हुआ करते थे, जो कि बहरीन, कुवैत और इन जगहों पे सपोर्ट देते थे। इसके अलावा सऊदी के अपने डेटा सेंटर सबको बंद कर दिया गया। अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? देखिए किस तरीके से हमारे इकोनॉमी बढ़ रही है। अभी मैं दूसरी चीज बताता हूं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम भारत के किसी भी विमान को नहीं टच करेंगे। 269 नहीं, लेकिन वेद प्रकाश जी का ये सवाल है, सुनिए ना तपोश जी, सुनिए, वेद प्रकाश जी ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है जो ये फैसला ले ले कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस क्रूशियल कंडीशन में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो क्यों डिसाइड कर रहा है? अमेरिका, ईरान, अच्छा श्रुति जी, ईरान ने खंडन भी किया है, इस तरह की कोई पुष्टि नहीं है कि भारत को स्टेट ऑफ प्रकाश जी को कहां से मिला है ये डेटा, कहां से मिला है तो बता दें हमें। कहां से लिखा हुआ है कि भारत के जो है इंटरनल डिटेल्स को ये अमेरिका उसको कर रहा है, जबकि जो अमेरिका का जो 33 किलोमीटर का जो रिलायंस को जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने काम किया है और जिस तरीके से भारत में तेल की आपूर्ति किया गया, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा अमेरिका में बड़े ऊर्जा परियोजनाओं पर निवेश की चर्चा सामने आई है, जिसमें लगभग 300 अरब डॉलर है। और इसमें अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ी ऊर्जा डील बताई जा रही है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कुछ आइडिया नहीं है आपको, यहाँ डिबेट करने पहुंच गए हैं आप पहले ये देखिए कि आपको कहां से आइडिया मिला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान आप फैला रहे हैं, सरकार पता नहीं कहां से चले आए साहब। पहले आप डेटा लेके आपकी मजबूरी होगी। हमारे जो भी चीजें हैं, हम कहीं से 19 ही नहीं, हम हर एक जगह डेटा दे रहा हूं, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ईरान युद्ध जो है, हमारे जो अपॉर्चुनिटीज, आपकी अपनी विदेश नीति की विफलताओं को छुपाने के लिए आप लोगों पे लोग अगर सवाल करें अपनी जरूरतों के बारे में, हमारे यहाँ के पैनिक और पता नहीं क्या क्या आधार बनाकर उसके फर्जी मुकदमे, जेल भेजना पत्रकारों को, लोगों को डराने का जो है मजबूत साबित हुए हैं। आप वो थे जो कि हिल जाते थे,
अरे कुछ भी आप हुआ यहाँ पे सारी चीजें बन ठीक है। नहीं डॉक्टर राम पांडे जी, आपके ठीक है। पास में रिजर्वायर अंतिम सवाल आपसे है, मैं चाहूंगी आप ये सब कालाबाजारी का डॉक्टर रामपाल जी विपक्ष का अब क्या ठीक तपोश जी रुक जाइए, किसकी तपोश जिम्मेदारी है? जी आपको हर जगह राजनीति सुस्ती है। राम पांडे जी, क्या स्टैंड होगा अब आने वाले दिनों में? क्या अभी भी सियासत, या आप चाहेंगे कि समाधान निकाला जाए सदन के अंदर? देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, 2014 से आज तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, पहले उनको अफवाह बताया गया और बाद में वो बात सारी बातें सच साबित हुई। जैसे हमने कहा था ये 28% जीएसटी ज्यादा है, 6 साल बाद सरकार ने माना ज्यादा है, जिससे हमारे कई उद्योग धंधे बंद हो गए, उसको फिर 18% किया सरकार ने। हमने कहा ये नोटबंदी एमएसएमई को खत्म कर देगी, हमारे काफी उद्योग धंधे एमएसएमई से प्रभावित हो गए। राहुल गांधी ने कहा कोरोना की दस्तक हो रही है देश में, जब एक पेशेंट था, एक भी पेशेंट नहीं था, तब राहुल गांधी ने कहा, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, हमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहे थे और लाशें बिछ गई थी, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तब मध्य प्रदेश की सरकार को खरीद रहे थे। जी, अब मैं एक आखिरी लाइन बोल रहा हूँ, ये आज के अखबार की खबर है और ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है, देश की गर्मा गिरती है। और ये तब बोला था जब 56 रुपए के बराबर $1 था। आज मोदी सरकार में 92 से ज्यादा हो गया है, सेंसेक्स लगातार गिरता जा रहा है, प्रधानमंत्री की जो गर्मा है जीरो हो गई। एक बात और कही थी कि देश गड्ढे में जाएगा तो मैं झोला उठाकर चल दूंगा, इन्होंने कहा था झोला उठाकर चल दूंगा यदि देश गड्ढे में जाएगा तो। मतलब ये देश के एलपीजी पर घमासान है और ये तस्वीरें आप देख रहे थे। हालांकि तमाम सवाल, तमाम जवाब, आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर रहा। तपोश पाल जी, डॉक्टर राम पांडे जी, वेद प्रकाश जी, अभिषेक जैन जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपनी बातों को इतनी मुखरता के साथ रखने के लिए। लेकिन सवाल ये है, युद्ध सरहद के पार तो है, लेकिन सियासी घमासान एलपीजी को लेकर आपको सदन के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा, बाहर भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जनता के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार वो रियायतें जो आपको दी गई थी, सब्सिडी जो आपको दी गई थी, रसोई घर जो आपका चमक रहा था, जल रहा था, वो फिर से कब से वो खिलखिलाएगा वो रसोई? और इसकी जवाबदेही किसकी है? इसका जवाब आपको कौन देगा? हालांकि बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है सभी से, और प्राइम न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि आप किसी भी तरीके की भ्रामक जानकारी पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिलहाल इसी के साथ सीधी बात में बस इतना ही।